डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग ख़त्म कर चुके थे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुकी है, सेपरेशन ऑफ मेथड ख़त्म हो चुके हैं, और अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की शीट करेंगे। ठीक है, अभी बीच में बिज़ी रहा, मैंने बताया ही था आपको कि थोड़ा बिज़ी रहूँगा, फिर उसके बाद मैं लौट के आया तो थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, इस चक्कर में वीडियो नहीं डाल पाया हूँ मैं, लेकिन आज से अब कंटिन्यू वीडियो डालूँगा। एंड प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग की शीट ही होगी और यहाँ भी हम लोग की शीट ही होगी, दोनों ही कंडीशंस हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद जब शीट हो जाएंगी, अप्रॉक्स आप मान के चलो कि आज 22 है, 23, 24, 25, 3 दिन में हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। 26 से स्टार्ट कर दूंगा मैं वेक्टर्स एंड 3D, और वो भी आप मान के चलो कि 6 डेज़ में कंप्लीट हो जाना चाहिए विद शीट, मतलब कि 31 तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड इस तरीके से आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। एंड एक दिन का केवल वीडियो है ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे, तो वो हो जाएगा। एंड देन उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड रेट मेजर, तो मैं समझता हूँ कि वो भी 6 या 7 जनवरी तक कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा ये आपके पेपर्स लगाओ, आप कोई भी एक पेपर बता दूँगा वो आप लगाओ, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स और क्या कहते हैं आपको करवा देंगे हर एक चैप्टर्स पे निकाल के कि ये ऑब्जेक्टिव्स आप लगाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के ही मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। अब जैसे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है, ठीक है, एंड 20 मार्क्स का आपका वाइवा है। अब ये 20 मार्क्स तो आपके एग्ज़ामिनर के हाथ में है, तो वो जो पूछेगा आपको ढंग से पूरा डिटेल पढ़ के जाओ, ठीक है, और वो जो पूछे उसका जवाब दो, वही आपको मिल जाएंगे। अब हमारा 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स में हमारे पास 20 क्वेश्चंस 1 मार्क वाले हैं, ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद आपके 2 मार्क्स वाले, फाइव, फिर उसके बाद 3 मार्क्स वाले, तो ये हो गए आपकी 6। फिर 5 मार्क्स वाले, 4, एंड 3 क्वेश्चंस 4 मार्क्स। ये हो गया आपका टोटल 80। अब इसमें क्या चीज़ है कि जो मिस्टेक्स होने वाले सबसे ज़्यादा होते हैं ना, जिसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, एक तो आपके ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें हाँ या ना में आंसर होता है, ये आपको या तो आता है या तो नहीं आता, ठीक, तुक्के मारना मत। उसका रीज़न है, भले ही माइनस मार्किंग नहीं है, बट आप एक चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव हैं, और आगे भी आप एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा होंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर। अब 4 में से आपका करेक्ट कोई एक ही होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, यानी कि 25% ही आप सही करने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हो, और बाकी का 75% रॉन्ग है। अब केवल इस भरोसे पे कि मेरा मतलब मेरे घर वालों ने व्रत रखे हैं या मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं, ठीक है, इसलिए ठीक हो जाएगा, तो ये तो बेवकूफ़ी है, ठीक।
इस परसेंटेज में अगर आप तुक्का मारते हो तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसको तो भूल ही जाओ, इसलिए डिटेलिंग करके जाओ। मेरा मानना ये है कि आपके पास यहाँ जो 20 क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव वाले, 20 क्वेश्चंस जो आपको यहाँ दे रखे हैं, ये आपके मैक्सिमम 30 मिनट में हो जाने चाहिए मैक्सिमम। वैसे तो ये 20 ही मिनट लेंगे क्योंकि हाँ या ना में जवाब होगा, लेकिन 30 मिनट्स कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मिस्टेक्स होने के चांसेस जो होंगे वो ये 5 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो 3 मार्क्स वाले में, क्योंकि ये केस स्टडी है। और केस स्टडी अगर आपने पहले नहीं किया, वैसे तो केस स्टडी में कुछ होता नहीं है, क्वेश्चन ही लिखा होता है और बस उसमें वो डायग्राम बना के दे देते हैं थोड़ा, ठीक है, जिसके बारे में बातचीत हो रही है तो देखने में लगता है बड़ा क्या आ गया ये, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये वाले में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, एक तो ये ऑब्जेक्टिव्स की और एक ये केस स्टडी वाली, ठीक है। बाकी मैं एक दो वीडियो बना के डालूंगा, 2-3-4 वीडियो जो केस स्टडी के, ऑब्जेक्टिव्स के, कैसे सोचना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आप अपने दिमाग में रखिए। अब मेन चीज़ क्या है कि आपके पास जो टोटल क्वेश्चन है वो 38 है टोटल। अब लगता है बड़ा लेंदी पेपर है, लेकिन आप ये सोचो कि इसमें से हमें 20 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ही मिल रहे, जो कि मैक्सिमम आधे घंटे में कंप्लीट हो रहे। तो आपके पास 2.5 घंटा बचता है, जिसमें से आप आधा घंटा बाहर निकाल दीजिए, मतलब केवल 2 घंटे का मान के चलो पेपर। जिसके पास टाइम बचेगा पेपर उसका ही अच्छा होगा। और इस 2 आवर्स में आपको 18 क्वेश्चंस निपटाने हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो सकता है। क्योंकि जो केस स्टडी के 4 क्वेश्चन हैं उसमें एक क्वेश्चन आपका दिमाग में रख के चलो, वैसे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं होता, अगर आपको प्रिपेयर अच्छे से एक एक टॉपिक तो कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। फिर भी हम 15 मिनट दे देते हैं। तो ये आपका जो सेक्शन होगा ना, 3 क्वेश्चन वाला केस स्टडी वाला लास्ट वाला, इसमें हर एक क्वेश्चन को अगर आप 15 मिनट दे देते हो, ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन है आपके केस स्टडी के, ये 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। तो 45 मिनट्स ये और 30 मिनट्स उधर, 75 मिनट्स में आपके 2 सेक्शन निबट जाएंगे, जिसमें आपके 12 ये 32 नंबर हो गए। अब उसके बाद फिर आप मतलब, अब वैसे तो पेपर में आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि कहाँ कौन सा आ रहा है, पहले हम उस पर वार करते हैं। फिर अब इसमें आप ये भी कर सकते हो कि 2-2 मार्क्स वाले निपटा सकते हो, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में मैक्सिमम 3 या 4 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि 3 से 4 मिनट। तो यहाँ भी 15 मिनट ये ले जाएगा, 15 इसमें 90, 1.5 घंटे में आपके 3 सेक्शन निपट गए। अब बचा आपके पास 1.5 घंटा, इसमें 2 सेक्शन निपटाने हैं, 4 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन वाले, ठीक। तो अगर आप टुकड़ों में बांट के करोगे ना तो चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, जो हो भी जाएंगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बाकी फिर हम जब सिलेबस ख़त्म हो जाए, 6-7 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। और मैं वैसे भी इस बार लेट ही वीडियो बनाना शुरू किया है, नहीं तो अब तक तो निपटा देते हैं हम। बट आप अगर मेरे हिसाब से कंप्लीट करते चलें, और प्रिपरेशन ये मान के मत करें अपनी कि मतलब मैंने पूरा पढ़ लिया है, मैंने पूरा याद कर लिया है। जब तक एग्ज़ाम पेपर, कुछ सैम्पल पेपर्स होते हैं वो, और जो बोर्ड निकालता है वो पेपर्स, क्योंकि देखो प्री बोर्ड आपके स्कूल में कितने भी हो रहे हैं उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपको प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि 10 प्री बोर्ड हो गए, 20 प्री बोर्ड हो गए, उससे क्या ही फ़र्क पड़ रहा। आपकी प्रिपरेशन कुछ नहीं हो रही, आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो। प्रिपरेशन होगी कि आप 8 जनवरी या 10 जनवरी से बैठो, और 10 जनवरी से डेली के कम से कम एक पेपर तो लग ही जाए, ठीक है। कोशिश ये करो कि 2 पेपर लग जाए, तो मतलब बहुत अच्छी बात है, 2 पेपर लग जाए, ठीक है। और टाइमर रख के रखो, टाइमर सिर्फ 2.5 घंटे का ही रखो, ये मान के ही मत चलो कि मेरा 3 घंटे का एग्ज़ाम है। 2.5 घंटे का पेपर रख के चलो और उसके हिसाब से तैयारी करो। मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप मेरी बात मानते चलेंगे तो, क्योंकि मैं प्रिपरेशन ऐसे ही की थी कि आप सिंपल सा फंडा समझो, आपने एक एग्ज़ाम पेपर, कोई भी सैम्पल पेपर आपने लगाया। मैं जब भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ सैम्पल पेपर लगाता हूँ, सैम्पल पेपर आपने एक लगाया, उस सैम्पल पेपर में आपने टाइम 3 घंटे का था बट 2.5 रखे। उस 2.5 घंटे में कितने क्वेश्चन हो गए, सबसे पहले तो टोटल कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, इस पे ध्यान देना है, ठीक।
इन अटेम्प्ट में से कितने आपके सही हैं। ठीक, अब ये हो गए। अब आ जाओ इस पे, रॉन्ग कितने हुए, कितने आपको आए नहीं। ठीक है, जिसमें आपको डाउट था। ठीक, एक ये हो गया कि रॉन्ग कितने हुए और डाउट कितने पे था। और ऐसे कितने थे जो 50-50 में रह गए, आते भी थे और फिर भी हम लगाने बैठे तो नहीं आए। इन चैप्टर्स पे जो जो आपके ऐसे हैं जिनमें आपको ये डाउट आ रहा है या रॉन्ग हुए हैं या 50-50 वाला हुआ है, इन्हीं चैप्टर्स को आप अगले दिन रीड करो अच्छे से की, और एक बार इनके मतलब पूरा लगाओ मत, लगा तो आप चुके ही हो, इनके जो बेसिक पॉइंट है वो समझो। ठीक, फिर 2 दिन का गैप लो बीच में, भले ही चाहे, ठीक है, या 1 दिन का गैप लो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। और अगर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 1 दिन में 2 पेपर लगाओ। 2 पेपर में क्या होगा कि अलग अलग 2 पेपर होंगे, तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि बेसिकली उन 2 पेपरों में आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी हैं क्या, वो कॉमन मिस्टेक्स ही आपको आगे बढ़ाएंगी। उसके बाद 1 दिन का गैप लो दो, और ये जो मैंने बोला रॉन्ग, डाउट और 50-50, इन चैप्टर्स को एक बार फिर से पढ़ो और फिर यही 2 पेपर लगाओ। दो, अब नए नहीं लगाने, यही 2 पेपर लगाओ सुबह शाम में, और देखो क्या डिफरेंस आया। ठीक, उसके बाद 1 दिन का फिर गैप लो, असेसमेंट करो, जो टॉपिक्स में जो मिस्टेक्स आई हैं उनको दूर करो, पढ़ लो उसको एक बार, उसके बाद नेक्स्ट पेपर लगाओ। ठीक, 3 और 4। ठीक, और ऐसे करते हुए आप चलते चले जाओ 31 जनवरी तक, मतलब 8 जनवरी से 31 जनवरी तक आपका यही काम रहेगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ पेपर कहीं नहीं जा रहा इससे बाहर। आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो आप यहीं के यहीं ख़त्म करके जाओगे, कोई डाउट्स नहीं आएंगे और कोई समस्या नहीं होगी। मेरे हिसाब से आप प्रिपरेशन करो और अच्छे नंबर रहेंगे, क्योंकि पहले से ही प्रिपेयर हो जाओगे ना इस चीज़ के लिए कि हाँ माइंड मेकअप है। क्योंकि एग्ज़ाम में जब जाओगे सबसे ज़्यादा फियर केवल इसी बात का होता है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक, अब आप पहले ही लगा चुके हो, सारी चीज़ें पहले ही देख चुके हो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपको भी फीलिंग वही आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं चीज़ें और बताता चलूँगा, कोई इशू नहीं। हम लोग शीट स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें जो टफ टफ क्वेश्चन रहेंगे ना, ठीक है, या जिस जैसे नहीं हुए होंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा, बाकी क्वेश्चन मैं जो छोड़ता चलूँगा वो आप करोगे। क्लियर है? तो हम सबसे पहले मैं जो कराऊंगा क्वेश्चन वो लिख देता हूँ जो क्लास में होंगे, ठीक है। और जो होमवर्क होगा जो आप करेंगे, ठीक है, कोई नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। जैसे क्लास में मैं जो कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जो आपको मैं बता दूंगा। ये आपका फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का है, एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, ये भी उसी का है, फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में बता दूंगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बता देंगे, ये आपका सेपरेशन आ गया। फिर ये बैंक वैंक वाले तो मैं आपको करा ही चुका हूँ, कोई इशू नहीं इसमें। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। वैसे तो क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के आ चुके हैं बट बुक में नहीं थे, ठीक है, और ये स्पेशल टाइप का सेपरेशन है, तो ये बता दूंगा मैं। इसमें से क्वेश्चन 1-2 बता देंगे, तो बाकी के आपके खुद भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 18 में मैं जैसे बता दूंगा, आपका ए है, ठीक है, एक बी है पार्ट बता देंगे, एक ई पार्ट बता देंगे, एक एफ बता देंगे, ठीक है। बाकी के जो बच जाएंगे वो आप कर लेना, कोई इशू नहीं। इसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 20 अपन कर लेंगे, मतलब मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, ये लीनियर का हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 29 बता दूंगा, ठीक। इसके बाद अप्लाइड डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे थ्योरी वाले क्वेश्चन अब कम आते हैं, फिर भी क्योंकि प्रिपरेशन कर रहे हो और बोला ही गया है कि रियलिस्टिक
क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो फिर उस पर बात करनी पड़ेगी अपने को। तो उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 बता दूंगा, एक अपना 36 हो जाएगा, ठीक है, एंड एक 37 बता देंगे आपको। ठीक, और इस तरीके से शीट आपकी डन हो जाएगी, ठीक है। और फिर हम लोग और इधर अपना कल से 2 वीडियोज़ आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी का दिन में आ जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन का शीट का रात को। तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों साथ में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अब डिफरेंट उसमें जो प्रोबेबिलिटी में भी आपकी जो बचा हुआ है शीट का, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है बेस थ्योरम में। और थोड़े कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल उसमें बहुत अच्छे अच्छे मैंने डाले हैं, बढ़िया। और HW में अब जो क्वेश्चन बच गए हैं आपके, वो सब आपके खुद के हैं, वो आप खुद करोगे, ठीक, जो कि आसानी से हो जाएंगे, कोई इशू नहीं। आप शीट लगाते रहो, ठीक है, बढ़िया तरीके से रिवाइज करते रहो, इससे बाहर एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर शीट का सेकंड स्टार्ट करता हूँ मैं। बोला फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेंगे। मैं बोला है पहले कंडीशन है आपकी टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। बनाते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ये आपका हो गया O 0,0, क्योंकि उसने बोला हुआ है टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है, सर्किल, ऑल सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो सेंटर है यहाँ कहीं ले लेते हैं। अब ये वाई पे चल रहा है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो 0,H ले लिया, ठीक। और यही इसकी रेडियस भी हो गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की, वो भी आपकी H हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस H स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब कितने पैरामीटर्स आए, केवल एक ही आया, क्योंकि H ऊपर भी जा सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है, और ऊपर भी कहीं भी जा सकता है और नेगेटिव में भी कहीं भी जा सकता है। तो इसीलिए दैट इज़ योर पैरामीटर। तो H वेयर, H इज बताना है एग्जामिनर को, पैरामीटर, ठीक। अब पैरामीटर हो गया तो एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, 2x 2y माइनस एच, वाई का dy ओवर dx इक्वल टू 0। 2 का डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया अंदर, h dy ओवर dx को हम उठा के सामने ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ से h की वैल्यू ये आ गई आपकी। अब ये वैल्यू हम उठाएंगे और पुट करा देंगे, पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ हो गया होल स्क्वायर, एच हो गया आपका एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का पूरा में मल्टीप्लाई कर दिया,
तो यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो सॉल्व, वैसे तो और हुआ होगा, ये कॉमन वॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। खोल दो इसको, मैक्सिमम सॉल्व, ये बात ध्यान रखनी है कि जितना मैक्सिमम सॉल्व हो सकता है उतना मैक्सिमम सॉल्व करके आना है, तभी आपके आंसर्स मैच करेंगे। तो कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड ले आओ, डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कॉमन, एक कैंसिल, जो बच गया दैट इज़ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वाई एक्सेस एट ओरिजिन, ये आप करेंगे, ये भी ऑलमोस्ट ऐसा ही देगा आंसर, बस इसमें माइनस आ जाएगा एक, कोई इशू नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। बोला फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला, ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन्स। ठीक है, इसको करते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे पहला है नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन्स और दूसरा है ऑल नॉन वर्टिकल लाइन्स। तो अब इसमें क्या करना क्या है, बेसिकली लेट अस कंसीडर द नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन्स। अब दिमाग में सबसे पहले आता है कि जो हॉरिजॉन्टल नहीं है वो वर्टिकल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्लैंट वाली लाइन्स भी होंगी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें क्या है, जो क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला गया, केवल बोल रहा है नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन्स, तो वेयर एम एंड सी आर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स दोनों इसलिए लेने पड़ रहे हैं क्योंकि एम अगर ज़ीरो हो गया, ठीक, तो y इक्वल टू सी वो आपकी नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन है। मतलब जो है ये जैसे यहाँ मान लो ऐसा हो जाए, सपोज एक चीज़ दिखा देते हैं तुमको, y इक्वल टू सी आ गया। अब इसमें क्या होगा कि m की वैल्यू जैसे ज़ीरो हो गई, तो y इक्वल टू सी जो लाइन होगी वो फिर ऐसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो मतलब m ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक, और c ज़ीरो हो गया तो y इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा, मतलब या तो ओरिजिन से पाथ ऐसे होगी या तो ऐसे होगी। तो ये नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों ही हैं, लेकिन अगर m ज़ीरो हो गया तो फिर ये कंडीशन हमारी बेकार हो गई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, उसमें ये चीज़ इंट्रोड्यूस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए समझाया है। उसने क्या बोला, m एंड सी आर पैरामीटर्स बट m नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब सवाल आता है कि हमें करना क्या है, और ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो डिफरेंशिएट द इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y। आपको इस इक्वेशन को, क्योंकि नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहा है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, m dx ओवर dy। अब dx ओवर dy इक्वल टू 1/m, क्योंकि दो हैं m और c पैरामीटर, तो दो बार डिफरेंशिएट होगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ आ जाएगा d2x ओवर dy स्क्वायर इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना, टेक्निकल क्वेश्चन है ये, और मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में, और पहले पूछे जा चुके हैं, और 2 नंबर का ही क्वेश्चन होगा, तो इसलिए ध्यान रखना। फिर बोला है ऑल नॉन वर्टिकल लाइन्स, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फिर से ले लिया,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, एम आ गया। फिर अगेन दो हैं एम और टी पैरामीटर, लिख देना वहाँ पर। तो d2y/dx² इक्वल टू 0। ठीक है, ऊपर वाले की जैसा ऊपर वाला डिटेल में मैंने लिख के दिया वैसे ही आप भी लिख के एग्जाम में आएंगे। ठीक, तो इस तरीके से दो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन था इसीलिए करवाया। ठीक है, तो गलती हो जाती है तो अब नहीं होगी, ध्यान रखना इस चीज़ का, कैसे किया हुआ है हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को ज़रा ध्यान से पढ़िए, 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। एज्यूम दैट ए रेन ड्रॉप evaporates at a rate proportional to its surface area. Form a differential equation involving the rate of change of the volume of the raindrop. यानी पहले हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो लास्ट में लाइन की है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है और उसमें इन्वॉल्व करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप की रेडियस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व करना है, तब डिफरेंशियल इक्वेशन सही मानी जाएगी। अब ऊपर जो पढ़ा हुआ है उसको हम करते हैं कि एज्यूम दैट ए रेन ड्रॉप evaporate at a rate proportional to its surface area. So let us consider the radius of raindrop। तो इसमें एक चीज़ मेंशन कर देना, spherical raindrop is small r, surface area 4 pi r स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट रेनड्रॉप इवेपोरेट एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू, तो सरफेस एरिया और ये इवेपोरेट हो रही है, यानी कि इसका जो सरफेस एरिया है कम हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। एज्यूम दैट रेनड्रॉप इवेपोरेट एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम कम हो रहा होगा, तो dv/dt इज प्रोपोर्शनल टू s। ठीक है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों कम हो रहे होंगे और इवेपोरेट हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे, dv/dt इक्वल टू -ks। ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा। अब लेकिन इससे हमारा काम चलेगा नहीं, 4/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर और टी में रिलेशन दिखाना है, और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर क्यूब है। 4/3 अलग, इधर 3r स्क्वायर dr/dt, इधर के 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, dr/dt इक्वल टू -k इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या बोला था कि इसमें एक रेन ड्रॉप है। अब जब कुछ नहीं बोला है तो स्फेरिकल लेके चलेंगे, ये स्फेरिकल रेन ड्रॉप है बिकॉज ऑफ 3D में हो गई वो। ठीक, आर रेडियस हो गई, बोला सरफेस एरिया पहले बता दिया। ठीक है, अब उसने बोला कि एक रेन ड्रॉप इवेपोरेट हो रही है, मतलब भाप बन रही है उसकी, उसका मतलब उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों कम हो रहा होगा, कम हो रहा है, तो बोल रहे हैं dv/dt इज प्रोपोर्शनल टू -s। जो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, माइनस लगा ही हुआ है एस के साथ की, और आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट आएगा। उसके बाद फिर हम अब वी और एस नहीं रख सकते, यहाँ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आप इन्वॉल्व करिए रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप। तो इसका मतलब है हमें रेडियस के इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ेगी यहाँ पे, उसके लिए वी 4/3 पाई आर क्यूब और एस 4 पाई आर स्क्वायर रखना पड़ेगा, दैन डिफरेंशिएट एंड देन लास्ट में dr/dt इक्वल टू -k। इस तरीके से होना था ये क्वेश्चन। तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं हम सेपरेशन वाले पे। क्वेश्चन नंबर 11, ये मैं वैसे ही करा दे रहा हूँ, वैसे तो कोई टिपिकल है नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बात बोली है, शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाई, एग्जाम में आया हुआ है, एंड ए इज पैरामीटर। तो देखो dy/dx
प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। सीधा सीधा है क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है। अब इसका आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए जो नीचे गिवन है। तो हम सामने ले गए, इसको सेपरेट कर दिया। और अब बोथ साइड इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन वो तो आपका ही है, डिनोमिनेटर के फैक्टर हो नहीं रहे, तो कंप्लीट स्क्वायर। दोनों साइड ये हो गया y प्लस 1/2 होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 3/4। वो हम यहाँ से 3/4 को बाहर ले जाएंगे, यहाँ बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही करेंगे। ये तो कैंसिल ही हो गए। यहाँ एलसीएम ले लिया, सेम यहाँ। अब ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये tan इनवर्स बन रहा है। tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3। ये भी tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3। इसमें भी 2/√3, इसमें भी 2/√3। ठीक। अब बात आती है कांस्टेंट वाली। ठीक। तो कांस्टेंट वाली बात है और हमें अभी आंसर इस फॉर्म में लाना है। तो क्या करना है, यही मेन खेल है यहाँ पर जो समझने वाला है। हम क्या करेंगे, tan इनवर्स c और अपॉन 2/√3। पूरे इक्वेशन में जैसा आ रहा है बिल्कुल एक जैसा बना देंगे। 2/√3 पूरे में से कैंसिल हो जाएगा। ये वाले दोनों tan इनवर्स में एक साइड ले आता हूँ, क्योंकि इसीलिए करवाया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, उसमें प्रॉब्लम होती है आंसर मैच कराने में। ठीक। तो मैच हो जाए अच्छे से, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ पे लग जाएगा। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY। इधर tan इनवर्स c। ठीक। अब tan इनवर्स तो आपका ही कैंसिल ही हो रहा है दोनों साइड से। अब अपना इसको सॉल्व करो। 2y प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन √3, फिर अपॉन यहाँ पे 3 माइनस 2y प्लस 1 2x प्लस 1 इक्वल टू c। तो यहाँ √3 से इसे कैंसिल किया और ये पहुँचेगा ऊपर। ठीक है। तो यहाँ बचा आपके पास 2x 2y प्लस 2 √3 यहाँ पर अपॉन में 3 माइनस ब्रैकेट 4xy 2y 2x प्लस 1 इक्वल टू c। उधर ऊपर 2 कॉमन x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू c। 2√3 x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 2 आ गया कॉमन, बचा आपके पास 1 माइनस 2xy माइनस y माइनस x इक्वल टू c। 2 से 2 कैंसिल। आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कराना है हमें। ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर √3 को भी भेज देंगे और ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा कि लेट c/√3 को a मान लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस 1
इक्वल टू ए 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। दैट इज़ योर फाइनल एंड रिक्वायर्ड आंसर। यही हमें चाहिए था, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन कराया कि आंसर मैच कराना भी आना चाहिए। यही डिफरेंशियल इक्वेशन की खास बात है, ठीक है। और ये अच्छी बात भी है इसकी कि आपको ये मैच कराना आना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको करवाने वाला था, बट इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तो इसको कट कर लीजिए और हम सीधे क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, स्पेशल टाइप सेपरेशन। इसमें एक सिंपल रूल याद रखो, इफ वी हैव a differential equation of type dy over dx equal to f of ax प्लस by प्लस सी। अब f फंक्शन कुछ भी हो सकता है, इसीलिए f लिख दिया है वहाँ पर, ठीक है। होल स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर, मतलब फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, टेन हो सकता है, कॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तब देन लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, उस फंक्शन के अंदर जिस फॉर्म में भी आपको ये मिले उस पूरे को वी लेट कर लेना है। फिर डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है डी वी ओवर डी एक्स की फॉर्म में, और ये वैल्यू एंड ये वैल्यू अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, और फिर ये सेपरेशन बन जाएगा v और x में। उसको सॉल्व करके लास्ट में v को रिप्लेस कर देंगे। तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, एक दो, तो वो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ जाएंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 का ए है, डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई। तो हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई को v ले लिया। अब यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई का मतलब ए और बी 1 है, डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स माइनस 1। ये दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी फर्स्ट में, तो यहाँ आ गया डी वी ओवर डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन वी। यहाँ से डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन वी। यहाँ से अपना वही सेपरेशन लग गया, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेशन तो आपका होता है कि आप कैसे चाहो वैसे करो, जैसा आपको समझ में आए। वो तो इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस आपने की होगी तो हाल दिमाग में आ जाएगा। तो हमने इसमें ऐसा कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड 1 माइनस साइन वी का, ये एक्स हो गया, 1 माइनस साइन वी अपॉन कॉस स्क्वायर वी, अलग अलग डिवाइड। साइन वी में जब हम डिवाइड करेंगे तो एक कॉस वी को साइन वी के अपॉन में रखेंगे, एक को अलग रखेंगे। ये हो गया आपका सेक स्क्वायर वी, दैट इज योर डी वी, दैट इज सेक वी एंड टेन वी। ये हो गया आपका टेन वी, ये हो गया सेक वी इक्वल टू एक्स प्लस कांस्टेंट। और अब वी की जो हमने वैल्यू ली थी वो रख देंगे और आप पहुंच जाएंगे अपने आंसर पे, दैट इज़ योर आंसर, ठीक। तो रूल याद रखना है। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, जैसे एक बी है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेट किया 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू वी। यहाँ हो गया 4 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स माइनस 4। पुट इन फर्स्ट, डी वी ओवर डी एक्स माइनस 4 इक्वल टू
यहाँ आ गया वी स्क्वायर, डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4, डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू डी एक्स। अब सॉल्व कर लो इसको, जिसका इंटीग्रेशन जितना स्ट्रॉन्ग उतना आपका जल्दी आंसर्स आएंगे। एक्स प्लस कॉन्स्टेंट कैंसिल हो गया, tan इनवर्स वी बाई 2, यहाँ आ गया आपके पास 1/2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, और अपना यहाँ वैल्यू रख दी b की 4x प्लस वाई प्लस 1/2। यहाँ पे वो 2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम c/2 भी कर सकते हैं यहाँ पर आंसर मैच कराने के लिए। 2x प्लस सी, tan इनवर्स तुम्हारा सामने चला जाएगा। अब चेक कर लो, यही आपका आंसर है। ज़्यादा हो तो अपॉन वाले 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, आंसर मैच कराना तो अपने ऊपर है, जैसे चाहे ऐसे करा सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें। एक ई कर लेते हैं, ई है x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। यहाँ पे गिवन है, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछना। तो इसको कैसे करें? तो एक तो नॉर्मल तरीका है करने का, फर्स्ट मेथड, कि आप मल्टीप्लाई करो पहले x माइनस वाई का दोनों में, डी एक्स माइनस डी वाई। डी एक्स वाले एक तरफ ले आओ, डी वाई वाले एक तरफ ले आओ। यहाँ x माइनस वाई माइनस 1 डी एक्स माइनस कॉमन x माइनस वाई प्लस 1 डी वाई, डी वाई ओवर डी एक्स एक साइड, x माइनस वाई माइनस 1 x माइनस वाई प्लस 1 माइनस बाहर इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ ये चीज़ देखो, कॉमन क्या है, ऊपर भी जो है और नीचे भी x माइनस वाई, तो लेट x माइनस वाई को v, 1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। ये कर लिया, पुट इन फर्स्ट, यहाँ v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। अब अपना सॉल्व करो, माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू v माइनस 1 v प्लस 1 अपॉन v प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, डी वी ओवर डी एक्स 2v अपॉन v प्लस 1, v प्लस 1 अपॉन v डी वी इक्वल टू 2 डी एक्स इंटीग्रेशन डी वी अपॉन v इक्वल टू 2x। सॉल्व v प्लस log v 2x plus c। What is v? v is x minus y। यहाँ पे अपना उठा के सामने ले जाओ, 2x माइनस एक्स प्लस वाई प्लस सी, एक्स प्लस वाई प्लस सी, इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें वो जो कंडीशन दी है वो लगाओ। कंडीशन क्या थी? y 0 इक्वल टू -1, तो यहाँ था y 0 इक्वल टू -1। इसका मतलब है x 0 पे y -1 रख लो। c की वैल्यू 1, पुट इन सेकेंड, x प्लस वाई प्लस 1। अब छोड़ने को यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, चेक कर लो कि आंसर दिया किस फॉर्म में है। ये दिया है ई की फॉर्म में, तो लॉग को सामने ले आके एंटी लॉग बनाओगे, दैट इज़ योर आंसर।
ये आपका पहला मेथड है, नॉर्मल मेथड, जो हमने अभी एक नोट लिखवाया था उस हिसाब से। अब एक मेथड मैं आपको और बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आप कर सकते हैं, ध्यान से देखो ये था ना। अब देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डी एक्स प्लस डी वाई, डी माने डिफरेंशिएशन, डी एक्स माइनस डी वाई और एक्स माइनस वाई को अपॉन में। यहाँ से मैं डी ले लेता हूँ बाहर, बाहर का मतलब ये कॉमन नहीं लिया है, डी का मतलब है डिफरेंशिएशन, मतलब डी जब अंदर जाएगा तो डी एक्स प्लस डी वाई बनाएगा। यहाँ से भी डी ले लेते हैं, ठीक। अब हमने क्या किया, एक्स माइनस वाई को वी ले लिया, तो जब डिफरेंशिएशन करोगे तो डी का मतलब है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इधर डी वी आ गया, इधर डी एक्स प्लस वाई दैट इज डी वी अपॉन वी इंटीग्रेशन। ये एक्स प्लस वाई क्योंकि डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, और राइट वाला हो गया लॉग वी और प्लस में आ गया कांस्टेंट, ठीक। वी की वैल्यू रख दी जो भी हमने ली थी, एक्स माइनस वाई प्लस कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर आपकी 2, कंडीशन लगा दी वाई 0 पे -1, तो यहाँ आ गया आपके पास 0 - 1 log 1 प्लस सी, सी की वैल्यू -1, पुट इन सेकेंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू log x माइनस वाई माइनस 1 एक्स प्लस वाई प्लस 1 log x माइनस वाई एक्स माइनस वाई ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस 1। देखिए पिछला मेथड देख लो, लेंदी हो गया ना, और दूसरा मेथड देख लो, दोनों लगा सकते हो आप, इसीलिए आपको बताया है, कोई इशू नहीं। अगर आपको पहला समझ में आया तो आप पहला लगाइए, दूसरा समझ में आया दूसरा लगाइए, ठीक। अब इस तरीके से आपका होमवर्क जो है क्वेश्चन नंबर 18 तक आज आप निपटाओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 26, 29 और इधर आपका हो जाएगा 33, 34, 36, 37। ये हम लोग कल वीडियोस में डाल देंगे, एंड कल दिन में हम डालेंगे प्रोबेबिलिटी पे वीडियो, ठीक है। शीट स्टार्ट होगी वहाँ पे भी, ठीक। करते रहिए अपनी तैयारी अच्छे से, कोई डाउट्स आए पूछते रहिए, और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ जल्दी से जल्दी। और बस ध्यान रखना है कि सिलेबस ख़त्म होने पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। और मैं डिटेल में करा रहा हूँ, शीट के साथ करा रहा हूँ, जैसा मैं ऑफलाइन में कराता, तो उस तब भी आपको ऐसा मान के चलो बहुत डिटेल हो रही है, उसके बाद भी हम लोग बहुत जल्दी कर ले रहे हैं फिर भी, ठीक है ना। जबकि एनसीईआरटी से ही लोग सिलेबस ख़त्म नहीं कर पाते। हम लोग ने अभी तो वीडियो अक्टूबर में बनानी शुरू की हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चल रही है, और 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, और इन 2 महीनों में मैक्सिमम सिलेबस डिटेल में करा दिया है आपका, ठीक है, एक एक चीज़ समझाते हुए, ठीक है। तो करिए बढ़िया तरीके से मेहनत, आगे मैं आपके साथ हूँ, चीज़ें बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।